हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारे पहले क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एनपीए के बारे में सही है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जब पेमेंट ओवरड्यू हो जाती है 90 दिन से कम के लिए तब उसे एनपीए बोला जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जब पेमेंट ओवरड्यू हो जाए 45 दिन से कम के लिए तब उसे एनपीए बोला जाएगा। या फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कि जब पेमेंट जो है ओवरड्यू हो जाए 90 दिन से ज़्यादा के लिए तब उसे एनपीए बोला जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी, जब एनपीए पेमेंट जो है 90 दिन से कम के लिए ओवरड्यू हो जाती है। और इसके साथ आपको दो चीज़ समझनी है कि पेमेंट जब 90 दिन के लिए ओवरड्यू हो जाती है इसका मतलब है कि हमें 90 दिन के बीच में ना तो हमें कोई इंटरेस्ट मिला है ना हमें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट मिली है। तो मतलब ये एसेट जो है ये हमारे लिए नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको एनपीए बोल देते हैं। इसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट, बट वहाँ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे माने कि हमने बैंक ने एनपीए जो था वो 100 रुपये का बैंक के पास एनपीए था, ठीक है। मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ था 100 रुपये का, ठीक है। अब एनपीए में हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मान लो जैसे हमने 100 रुपये का लोन दिया है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अगर वो 100 रुपये ही ना सही हमें कुछ 70 से 80 रुपये मिल जाए तो वो हम ट्राई करते हैं। तो मतलब इस एनपीए को मार्केट में रिस्ट्रक्चर किया जाता है कि पूरी अमाउंट ना सही बट हमें कुछ अमाउंट तो मिल जाए। बट जब ये हमें श्योरिटी मिल जाती है कि हमें इनमें से एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसे बोलते हैं लॉस एसेट, ठीक है। मतलब यहाँ से पैसा मिलने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको लॉस एसेट बोला जाता है। हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई पैसा अब हम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको लॉस एसेट बोला जाएगा। तो एनपी और लॉस एसेट के बीच में एक दो लेयर होती है, वो हम समझते हैं। सबसे पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, ये वो ऐसा एसेट होता है जो कि 12 महीने तक एनपी रहता है, ठीक है। तो ऐसा एसेट जो 12 महीने तक एनपी रहे उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डाउटफुल एसेट। ये एक ऐसा एसेट है जो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो 12 महीने तक एनपी रहता है, जबकि जो डाउटफुल एसेट है वो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहता है, ठीक है। इसके बाद जाके जो डाउटफुल एसेट है वो लॉस एसेट बनता है, ठीक है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर हम रिकवरी उस लोन की नहीं करवा पाएंगे, ना ही कोई वहाँ से हम इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो हमारे लिए वो एसेट जो है वो लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग कराती है उन कंपनी को बोला जाता है ARC। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये काफ़ी सारे टूल जो है RBI प्रोवाइड करता है, वो ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बैंक होता है उनसे NPA वाला जो एसेट है वो परचेज करेंगे, उनको पैसा कुछ देंगे, कुछ % पैसा उनको देंगे, इस पर्टिकुलर NPA की रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे मार्केट में। वहाँ से जो भी पैसा मिलता है उसको फर्दर जो है ये बैंक को वापस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बैंक है वो स्ट्रेस्ड नहीं हो पाते, मतलब उनके पास फंड क्रंच नहीं आ पाता, ठीक है। क्योंकि फंड क्रंच अगर उनके पास आ जाता है तो वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सरकारी स्कीम लेके आई थी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस साल के बजट में एक वर्ड यूज़ हुआ है इनसे रिलेटेड, बेड बैंक जो है। तो वो आपको कमेंट में बताना है वो कौन सी कंपनी है जिसका नाम इस साल के बजट में मेंशन है इसी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम है हाउ द US अबेंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ठीक है। तो ये जो बुक है ये पर्टिकुलरली किसने लिखी है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका जो सही आंसर है वो है सैमुअल मेन। ये इनमें जो लास्ट ऑप्शन है ये भी अभी न्यूज़ में थे, इन्होंने एक बुक लिखी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो बुक है जो सैमुअल मेन की है, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी वॉर अभी तक US ने लड़ी है, ठीक है,
उनके क्या क्या फॉल आउट्स हुए हैं, ठीक है। जैसा कि एक मैं बताऊँ आपको कि जो इराक की वॉर थी, ठीक है, उसके बाद कैसे आईसिस का जन्म हुआ, वो सब इस बुक में मेंशन है, ठीक है। तो दूसरी बुक हम बता रहे थे रो खन्ना की, ये हमारे यूएस में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो इनकी बुक थी डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ठीक है, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो इनमें मोटा मोटा इन्होंने जो हमारा डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो ये बुक आपको याद रखनी है, रो खन्ना की डिग्निटी इन डिजिटल एज। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेल्सी, ठीक है, चेल्सी ने जीता है ये। और इसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर ज़ूरिक में है, ठीक है। कमेंट में आपको इनके जो चेयर पर्सन, ठीक है, ये जो हेड है इनके, उनका नाम बताना है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अभी 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है। ये कहाँ होगा, ये कतर में होगा, ठीक है। 2018 में जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था रशिया में, जो कि जीता था फ्रांस ने। कौन सी कंट्री के अगेंस्ट, क्रोएशिया के अगेंस्ट, ठीक है। और आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है वो कंट्री है ब्राज़ील, देन उसके बाद इटली है, ठीक है, इसने 4 बार जीता है, इन्होंने 5 बार जीता है। कुछ आपको टूर्नामेंट याद होनी चाहिए फुटबॉल से रिलेटेड इंडिया में, जैसे संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और एक ISL सॉरी, इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ये हीरो द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिनावेरा मानवी अभी एक पोइट थे, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली, तो ये किस लैंग्वेज के पोइट थे, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है कन्नड़ के पोइट थे। अभी रिसेंटली एक और ऑबिचुरी न्यूज़ में थी, वो थी लता मंगेशकर, ठीक है। तो इनके बारे में मैं 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूँ। इनको बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी बात, इनको भारत रत्न इनको मिला हुआ था 2001 में। इनको फ्रांस का हाईएस्ट ऑर्डर भी मिला हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी डिफेंस एक्सरसाइज नहीं हुई थी जिसका नाम है कॉप साउथ 22। ये एक्सरसाइज जो है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके। सही आंसर इसका है यूएस बांग्लादेश, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जो है उसके कंटेक्स्ट में कराई जाती है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एक्सरसाइज है इंडिया की वो यूएस के साथ और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी है। तो बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलता है संप्रीति, ठीक है। जबकि यूएस के साथ हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, 2 या 3। पहली है वज्र प्रहार, दूसरी है युद्ध अभ्यास, और एक तीसरी एक्सरसाइज है और है शत्रुजीत। ये आपने शायद नहीं सुनी होगी, शत्रुजीत। और एक अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया जिसको बोला जाता है टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। एक्सरसाइज हम इनके साथ करते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आर्मी से रिलेटेड एक चीज़ और न्यूज़ में थी अभी, आर्मी ने एक हैकाथॉन अभी कराया था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये हमने कल डिस्कस किया था, जिसका नाम था सैन्य रणक्षेत्र। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वो लोग क्या करेंगे, जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल, उनको साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उनको अवेयर करा जा सके। जैसा आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी में
जो है काफ़ी सारे हनी ट्रैप के मामले देखे जाते हैं आर्मी नेवी में, तो उनसे भी काफ़ी ये उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जी अशोक कुमार। तो ये जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये इस कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे हमें पता था कि 2008 में मुंबई अटैक हुए थे। मुंबई अटैक में हमने अपना मैरीटाइम जो बॉर्डर है उसकी वीकनेस को पहचाना था। तो उसके चलते चलते हमने क्या किया, तो उसके रिगार्डिंग हमने सबसे पहले NIA का गठन किया था, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो अपने NSGA उसके रीजनल सेंटर बढ़ा दिए थे। पहले ये केवल मानेसर में थे, अभी काफ़ी सारी मेट्रो सिटी में हैं। आई गेस 5 से 6 मेट्रो सिटीज़ हैं पैन इंडिया में जहाँ पर इनके रीजनल सेंटर हैं। ये इसलिए ताकि उनकी डिप्लॉयमेंट जो है डिज़ास्टर के टाइम पे या कोई इमरजेंसी के टाइम पे जल्दी की जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 2008 में गठन हुआ था इसका। इसके साथ साथ आपको 2-3 स्टेटमेंट और पता होनी चाहिए कि ये जो नाम लिखा हुआ है SK किशोर, ये SSC के भी नए चेयरमैन बने हैं। विनीत जोशी जो हैं ये चेयरमैन बने हैं CBSE के। शांति श्री पंडित हैं, ये फर्स्ट VC हैं JNU की, फर्स्ट फीमेल VC JNU की। इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि पहला कार्बन पार्क जो है वो कहाँ आया है? तो सही आंसर इसका केरला है। कार्बन पार्क में क्या करेंगे बेसिकली, ये आप देख भी पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसी रेडीमेड बसेस लेके आएंगे जिसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जैसे टॉयलेट की, ठीक है, किचन की, डाइनिंग की। ठीक है, तो इसमें आपसे बेसिकली जो केरला का टूरिज़्म है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसको प्रमोट कराया जाएगा कि अभी रिसेंटली कोविड के चलते इनके टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसको बढ़ाने के रिगार्डिंग में ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, केरला में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि केरला बैक वाटर्स के लिए काफ़ी फेमस है, जिनको वहाँ पर कयाल बोला जाता है। ठीक है, केरला में एक डैम अभी न्यूज़ में थी जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। पेरियार रिवर पे है ये। ठीक है, इसके बाद अभी एक स्पीशीज़ जो थी वो केरला में फाइंड हुई थी, केरला में जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर, उसका नाम है गेको स्पीशीज़। हमने डिस्कस भी किया था। तो ये स्पीशीज़ है लिजर्ड की, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो केरला है उसके जो गवर्नर है वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। पिनाराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम मनाते हैं 19 फरवरी को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2-3 दिन और पता होनी चाहिए। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये पेंगोलिन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कंजम्पशन है वो लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो एज अ मीट के पर्पज से इसको यूज किया जाता है, दूसरी बात इसके जो लेदर्स है, ठीक है, इसकी जो कोटिंग है इसकी स्मगलिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में। अभी रिसेंटली 2-4 दिन जो थे वो न्यूज़ में थे, वो आपको बताना चाहिए। जैसे 4 फेब को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, 13 फरवरी को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं हम। पहला है वर्ल्ड रेडियो डे, दूसरा है नेशनल वीमेन डे। जो नेशनल वीमेन डे है ये हम सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं, हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, फिर इसके सिमिलरली एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। नेशनल वुमेन डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो होता है वो हम मनाते हैं 24 जनवरी को। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा
क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से गुरु रविदास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अभी जैसे आपको पता होगा रविदास जयंती थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन लिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि वो कंटेम्प्रेरी थे कबीर के, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने उनके जो वर्सेस हैं, जो उनके बोल हैं, वो लिखे गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ये स्टेटमेंट भी सही है। अंतर हो जाएगा इसका बहुत, ठीक है। इनके बारे में एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं। इन्होंने भक्ति मूवमेंट जो है, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस था, उनको प्रमोट काफ़ी किया था, ठीक है। तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट में। दूसरी बात, जब मीराबाई थी वो भी इन्फ्लुएंस थी काफ़ी इनसे। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ में थे, तमिलनाडु में हमने एक स्टैचू बनाया, सिटिंग स्टैचू। अभी आप एक चीज़ और न्यूज़ में थी कि तमिलनाडु में हमने एक सिटिंग स्टैचू बनाया है, श्री रामानुजाचार्य, ठीक है। स्टैचू को बोला जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का स्टैचू बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने टेम्पल एंट्री प्रमोट की थी। दूसरी बात, इन्होंने एजुकेशन प्रमोट की थी। तीसरी बात, ये इक्वालिटी की बात करते थे जो बैकवर्ड क्लासेस से लोग थे उनके लिए, ठीक है। इन्होंने इनकी कुछ कमेंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे गीत भाषा। ये जो गीत भाषा है, इनकी कमेंट्री है भगवत गीता पे, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको इंडिया बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है जेपी मॉर्गन जो है वो पहला बैंक बना है जिसने अपनी वर्चुअल शॉप खोली है मेटावर्स में। दूसरी स्टेटमेंट यह है मेटावर्स जो है वो एक डिजिटल स्पेस है जो कि लॉन्च किया गया है मेटा कंपनी द्वारा। आपको एक बात बता दूं, मेटा कंपनी जो है ये फेसबुक का नया नाम है, ठीक है। तो मेटावर्स जो है ये एक तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो हमारे 3D इमेजिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे VR और ग्लासेस की हेल्प से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑग्यूमेंट रियलिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा एक स्पेस बनाया जा रहा है फेसबुक द्वारा। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, बहुत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो फेसबुक है उसने 2-3 साल पहले एक क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था लिब्रा। नेक्स्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इसमें बोल रहा है कि पहली स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20, उसकी जो 2023 की समिट है वो इंडिया चेयर करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो G20 ट्रायो का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो G20 ट्रायो का है ये क्या है। तो जो G20 थी उसकी 2021, 22, 23, 2021 में इटली में हुआ था इसका समिट, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ और 23 में इंडिया चेयर करेगा इसको। तो इन 3 कंट्रीज़ को G20 ट्रायो का पार्ट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसके बाद मैं आपको कुछ इंडोनेशिया से रिलेटेड फैक्ट बताना चाहता हूँ। इंडोनेशिया भी न्यूज़ में था, वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि सी लेवल जो है, जैसा कि आप जानते हैं सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल राइज होने के कारण इनके क्या हो रहे हैं, इनके जो नियर बाय सी के नियर बाय जो इनकी कैपिटल है इसको काफ़ी खतरा है। तो इसके चलते जो है तो इस सी लेवल राइज के चलते क्या हो रहा है कि ये लोग अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं।
तो जो इंडोनेशिया है उसमें 2-3 आइलैंड से, मतलब इंडोनेशिया जो है वो काफ़ी आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें जो मेन आइलैंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिया के पास है इनका सुमात्रा आइलैंड, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं चेंज कर देता हूँ पेन कलर, ये सुमात्रा आइलैंड है। इसके नीचे ये जकार्ता आइलैंड है, दैन उसके पास बाली है और फिर काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड है, और ऊपर ये कालीमंतन आइलैंड है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं कालीमंतन बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे इसको बोर्नियो आइलैंड बोला जाता है टोटली पूरा। ठीक है, एनीवेज, तो ये जो ईस्ट कालीमंतन वाला पार्ट है इसमें एक नाम है नुसांतरा। तो ये इनकी नई कैपिटल बनने जा रही है। ठीक है, पहले इनकी कैपिटल थी जकार्ता, जो कि इनके जावा आइलैंड पे थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो इंडोनेशिया है उसमें काफ़ी सारे वोल्केनो हैं, जो फिर करकटाओ जो वोल्केनो ये काफ़ी फेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पंसोल्वा पंडुका नामक जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये एक कैटल फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 2-3 और कैटल फेस्टिवल होते हैं, जैसे कर्नाटका का जो कैटल फेस्टिवल है उसको बोला जाता है कम्बाला। तमिलनाडु में जो फेस्टिवल है उसको बोला जाता है जल्लीकट्टू, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, H5N1 जो है स्ट्रीन, ये भी न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो एक तरीके का ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, स्वाइन फ्लू के लिए जो वायरस होता है वो होता है H1N1, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी पोल्ट्री जो है वो अफेक्ट होती है। स्वाइन फ्लू जो है मेनली वो पिग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड में पहला पर्सन कौन बना है जो कि HIV से क्योर हो चुका है। ठीक है, तो HIV एक तरीके का वायरस होता है जो एड्स की बीमारी को कोज करता है। इसका जो सही आंसर है वो टिमोथी रे ब्राउन, ये है आंसर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये कभी जो US का मैरीलैंड नामक मेडिकल हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो पिग है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया है किसी पर्सन के अंदर। तो उस पर्सन का जो नाम है वो है डेविड बेनेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेपाल ने UPI इंटरफेस जो है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो अडोप्ट कर लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि इंडिया जो है उसमें ATM ट्रांजेक्शन जो है वो NPCI कंट्रोल करता है। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है, आंसर बोथ। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए कि जैसे जो हम डिजिटल पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं सॉरी, उनमें पहले क्या होता था कि QR कोड आते थे, तो वो QR कोड जो थे वो दूसरे पेमेंट ऐप जो होते थे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो कि पेटीएम का जो QR कोड है वो नहीं चलता था किसमें, फ़ोनपे में, तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यूज आ रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि एक कॉमन QR कोड लेके आई जो कि हर डिजिटल पेमेंट ऐप में चलेगा, उसका नाम है भारत QR कोड। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ATM की फुल फॉर्म जो है उसको बोला जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एशिया का बिगेस्ट बायो CNG प्लांट जो है वो इंदौर में सेटअप किया जा रहा है। इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये पिछले 2-3 साल से चलता आ रहा है, ये आप जानते भी होंगे। स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के तहत ये जो है क्लीनेस्ट सिटी आ रही है। पहला स्टेटमेंट सही है, वैसे आपका ऑप्शन है बोथ, आंसर होगा बोथ। ठीक है, MP से एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए कि MP में इंडिया का मतलब लार्जेस्ट बायोगैस टू
हाइड्रोजन गैस कन्वर्टर जो है, बायोगैस टू हाइड्रोजन गैस कन्वर्टर प्लांट लगाया गया है, ठीक है, एमपी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो केवड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होगी, ग्रीन हाइड्रोजन होगी। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है कि जैसे जो पानी होता है, ठीक है, उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इस हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हम, काफ़ी अच्छा उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो केवल क्रस्ट की बनी होती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये नाज़का है लिखा है। नाज़का प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में। तो मैं बता दूं, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ये आपको पता होगा कि जो अर्थ है, मैंने अर्थ बनाया मान लो ऐसा कुछ रफ सा डायग्राम, तो ये काफ़ी सारी प्लेट में टूटा हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लेट है, जैसे अर्थ की मैं बनाऊँ ऐसे, ये अर्थ का मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया, जो लेयर वाला डायग्राम है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ जैसे कि मेरी, ठीक है, क्रस्ट हो गई, इसमें ये मान लो जैसे मेरे पहाड़, ठीक है, ये मेरा ओशन है। तो ओशन के नीचे जो क्रस्ट होती है उसको बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट। ये होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट के नीचे जो आता है वो आता है मेंटल, ठीक है। मेंटल में जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको लोअर मेंटल बोलते हैं, और ये होता है अपर मेंटल, ठीक है। तो ये थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। यही वो रीजन है जहाँ से मैग्मा जो है निकल के बाहर आता है, यहीं से राइज करता है मैग्मा। इसके नीचे आती है आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर। ये सॉलिड होता है, सॉरी ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। इसके लिक्विड होने के कारण से ही अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है अर्थ, ठीक है। एनीवेज हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लिथोस्फेयर है, जो हमारी प्लेटें होती हैं वो लिथोस्फेयर से बनती हैं, और लिथोस्फेयर में क्रस्ट प्लस अपर मेंटल दोनों जुड़े होते हैं। मतलब ये पूरा पार्ट क्रस्ट होता है, ठीक है, लोअर। और ये जो पूरी क्रस्ट होती है, मतलब ये जो पूरी लिथोस्फेयर की स्लैब होती है, ये मेरे जो एस्थेनोस्फेयर है उस पर फ्लोट करती है, ठीक है। तो मेरी पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। सही स्टेटमेंट पूछिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट जो है वो पावर एंजॉय करते हैं पार्डन की, आर्टिकल 72 के तहत। सेकंड स्टेटमेंट है कि गवर्नर जो है वो डेथ पेनल्टी के सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा जैसे जो अहमदाबाद के सामने आया है उसमें कुछ 40 लोगों को फांसी दी है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन लिया है, अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस जो कि 2008 के आसपास हुआ था। एनीवेज पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 72 के तहत, जो आर्टिकल 72 होता है उसके तहत प्रेसिडेंट को 3-4 पावर दी गई हैं, ठीक है। तो वो पार्डन कर सकते हैं। दूसरी बात, वो कम्यूट कर सकते हैं, रिस्पाइट, रेमिशन और रिप्राइव, ठीक है। तो पार्डन जो है वो किसी भी डेथ सेंटेंस को कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, अगर वो कोई भी डेथ सेंटेंस देती है तो उसको प्रेसिडेंट साहब पार्डन कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब ये होता है कि हमने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। मतलब जैसे मैंने बोला डेथ सेंटेंस को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, तो इसको कम्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में हम क्या करते हैं? रेस्पाइट में हम कोई कम सजा जो है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं कि उनके कुछ स्पेशल रीजन रहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर हम सजा देंगे तो हम उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, उसको कोई छोटी सजा देंगे, तो उस रीज़न से हमने उसको रेस्पेक्ट कर दिया। फिर आता है रिमिशन।
रिमिशन में हम क्या करते हैं कि जो सेंटेंस का पीरियड है उसको कम कर देते हैं, सज़ा सेम ही रखते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है रिप्राइव। रिप्राइव में हम क्या करेंगे कि कोई भी जो ऑर्डर है सज़ा का उसको टेम्परेरी उसको स्टे में डाल देंगे। टेम्परेरी स्टे में क्यों डालेंगे? ताकि जो वो पर्टिकुलर पर्सन है उसको टाइम दिया जा सके कि वो अपनी जो सज़ा है उसको या तो वो कम्यूट करा ले या पार्डन करा ले, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो चीज़ है रिप्राइव वाली ये यूज़ की जाती है जब हमारा कोई हार्श पनिशमेंट होती है, जैसे कि डेथ पेनल्टी, ठीक है। दूसरी बात तो ऐसा था। सेकंड सेगमेंट जो है गवर्नर पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को, ये बिल्कुल गलत सेगमेंट है, क्योंकि गवर्नर ना तो पार्डन कर सकता है और ना ही गवर्नर पार्डन कर सकता है कोर्ट मार्शल को। आपको एक बात बतानी चाहिए, प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल का जो होता है उसको भी पार्डन कर सकते हैं, जबकि गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर कम्यूट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिमिट कर सकता है और रेस्पाइट कर सकता है, ठीक है। ये 4 चीज़ कर सकता है गवर्नर। मतलब गवर्नर जो है डेथ सेंटेंसेस को कम्यूट कर सकता है बट पार्डन नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, सही पूछा गया था केवल ए, ओनली वन, ए ऑप्शन, ठीक है। तो वैसे ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम श्योरली उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।